नमस्कार दोस्तों। आज न जाने क्यों बेटियों के ऊपर लिखी अपनी सभी रचनाएं अपने दोस्तों, अपने श्रोताओं, अपने पाठकों को सुनाने का दिल कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मैं ऑडियो लाई हुआ और मैंने बेटी शीर्षक की एक लघु कथा आपके सामने रखी। मैंने अपना लैपटॉप खोला तो देखा कि कुछ और इस विषय पर लघु कथाएं मेरे लैपटॉप में मैंने टाइप की हुई हैं। एक और लघु कथा, नायाब बेटी, मुझे लगता है कि मुझे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हम लोग पर्यावरण, धार्मिक अनुष्ठानों इत्यादि पर बहुत चिंतित रहते हैं। अब सोचिए कि एक छोटी बच्ची की चिंताएं क्या हो सकती हैं त्योहारों के समय होने वाले प्रदूषण को लेकर। तो जो एक बच्ची के साथ मेरा संवाद हुआ, उस संवाद को मैंने एक लघु कथा के रूप में ढालने की कोशिश की, आपके सामने रखता हूं। लघु कथा का शीर्षक है नायाब बेटी। संध्या ढल चुकी थी। अमावस्या की यामिनी आलोक को अपने आगोश में लेने को तत्पर थी। पूरे शहर के लोगों की संवेदना से शहर मोमबत्ती, दीपक और लड़ियों से सज गया था। आलोक ने यामिनी की काली मां को लील लिया था। पूजा अर्चना का समय 7 से 9 बजे। पंडितों ने ग्रह नक्षत्रों की चाल देखकर ही घोषित किया था। फल, फूल और चरणामृत से पूजा संपन्न हुई तो मैं जिज्ञासावश बाहर आया, लेकिन आतिशबाजी के शोर ने कानों पर हाथ रखने को मजबूर कर दिया। घर के अंदर और बाहर सब जगह शोर और धुआं ही धुआं था, लेकिन महानगर की दुनिया में ये सब जैसे जीने का ही एक अंग है। खुशियां मुझे मायूस करने लगी, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। कुछ दिन पहले पढ़े लिखे संवेदनशील धर्मपरायण लोगों से चर्चा हुई थी और मैं हतप्रभ था उनकी पर्यावरण और दीन दुखियों रोगियों के प्रति असंवेदनशीलता को देखकर। आज का नजारा देख मुझे वो सब लोग बस याद आने लगे। अभी मैं घर के बाहर जाने का मन बना ही रहा था कि मेरी 8 साल की बेटी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। गुड इवनिंग पापा, पावन पर्व की शुभकामनाएं। आपको भी बेटा, मैंने जवाब में कहा। साथ ही पूछा, अरे तुम तो मामा के घर गई थी, फिर वापस कैसे? हाँ पापा, मन नहीं लगा तो मामा छोड़ने आ गए, लेकिन यहाँ आकर मेरा मन व्यथित है। लोगों की संवेदनाओं को देखकर, संवेदनहीनता को देखकर। एंजल ने कहा, क्यों? देखो ना पापा, कितना शोर शराबा है और ये प्रदूषण फैलाते लोग जरा भी नहीं सोचते। हाँ बेटा, ये तो है, लेकिन ये संस्कृति का हिस्सा है। इस दिन तो ये जायज है, मैंने प्रत्युत्तर में कहा। अरे पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे जायज हुआ? जानते हो इससे हमारे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है। फिर आप भी तो विज्ञान के अध्यापक हैं, आप कैसे इसे जायज कह सकते हैं? मुझे इतनी कम उम्र की बच्ची का पर्यावरण के लिए चिंतित होना आश्चर्य में डाल रहा था। उसने कहा, पापा देखो ना, मेरी दोस्त के दादाजी को श्वास का रोग है। बेचारे खांस खांस कर बेहाल हैं और पंछी भी इधर उधर आशियाना खोज रहे हैं। हाँ बेटी, सही कह रही हो, लेकिन रीति रिवाज भी तो। पापा, किस रीति रिवाज में लिखा है कि हम लोगों को परेशान करें? पूजा करके प्रसाद खाया, इससे अच्छा क्या है? मेरे पास मौन होकर उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कहा, पापा मैंने कल मामा के पटाखे खरीदने की जिद की थी और उन्होंने खरीदवा भी दिए, लेकिन फिर मेरे मन ने कहा कि मुझे भी पटाखे जलाने चाहिए, लेकिन दिमाग ने कहा कि नहीं, ये पर्यावरण के लिए सही नहीं है, बीमार लोगों और पंछियों के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। सोचा है कि मैं अभी छोटी बच्ची हूं, अभी से मैं इन सब बातों को नहीं सोचूंगी। लेकिन फिर याद आया पिछले साल कैसे मेरी छोटी बहन को दीपावली के दिन ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। पापा, आप और मम्मी तो आद्या के साथ अस्पताल में थे और मुझे घर पर अकेले रहना पड़ा था। तो मैंने सोचा कि मैं तो आद्या जैसी छोटी बच्चियों के अस्पताल जाने का कारण बिल्कुल भी नहीं बनूंगी। फिर मेरी आदत में भी ये आ गया
कि मेरी संवेदना तो जन्म लेने से पहले ही मर जाएंगी, इसलिए मैंने मन की नहीं दिमाग की मानने की सोची। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं पर्यावरण की सच्ची दोस्त हूँ। क्या मैंने सही सोचा पापा? और तुम मेरी भी सच्ची दोस्त हो, मैंने जवाब दिया। इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था। मैंने एंजल को अपने सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि कुछ बच्चे अनायास ही ऐसे प्रश्न छोड़ जाते हैं जिन प्रश्नों के ऊपर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। वो हमारी गलतियों से परेशान हो, हमारे किए हुए कार्यों से उनको परेशानियां हो, बच्चे छोटी सी अवस्था में अस्पताल जाने के लिए विवश हो जाएं, बड़े बूढ़ों को जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें श्वास की प्रॉब्लम है, वो हमारी वजह से परेशान हो। क्या किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि हम इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान को इस तरीके से, इन रीति रिवाजों को इस तरीके से मनाएं कि दूसरों को परेशानी दें? मुझे लगता है कि त्योहार सौहार्द से मनाने का विषय है। मुझे लगता है कि त्योहारों पे, धार्मिक अनुष्ठानों पे हम कम से कम औपचारिकताओं में त्योहारों को मना सकते हैं, ताकि हमें इस तरह की परेशानियां दूसरों को ना देनी पड़े। मिठाइयाँ बांटिए, पूजा करिए, किसी ने नहीं रोका है। और ये सिर्फ एक दीपावली पर ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मैं त्योहार देखता हूँ जिनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। जगह जगह सड़कों को रोककर धार्मिक अनुष्ठान करना, साप्ताहिक अनुष्ठान करना, सप्ताह में कहीं भी जलसे के रूप में इकट्ठे होकर पूजा अर्चना करना, हर एक धर्म में। क्या इस तरीके से हम आम पब्लिक को परेशान नहीं करते हैं? क्या हम कभी सोचते हैं कि कितने लोग विवश होंगे, मजबूर होंगे? हमने सड़क को रोककर पूजा अर्चना शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, या झांकियां निकालनी शुरू कर दी। किसी एम्बुलेंस में कोई पेशेंट हो सकता है, हम उसको रास्ता नहीं देते। हो सकता है कि पेशेंट अस्पताल तक जाते जाते मौत के हवाले हो जाए। तो हमारे कार्यों से दूसरों को परेशानी होती है। क्या किसी धर्म में ऐसा लिखा है कि हम धार्मिक अनुष्ठानों को इस तरीके से मनाएं? ये सब चीज़ें हमने अपने आप से बनाई है। किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा कि आप हुड़दंग कीजिए, किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा कि आप इस तरीके से त्योहारों को मनाएं कि वो प्रदूषण फैलाएं या वो पूरे पर्यावरण को नष्ट करें। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में ऐसा नहीं है कि आप बेवजह जानवरों को मारिए बलि के नाम पर। आप अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जिनको हम कुकर्मों की श्रेणी में रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम अपने वातावरण, अपने पर्यावरण, अपने आस पड़ोस के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इतने संवेदनशील नहीं होते हैं तो हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। कहाँ से हमने इतनी सारी विसंगतियों को पैदा कर लिया है? कहाँ से हमने इतनी सारी चीज़ों को करना शुरू कर दिया है कि हम पूरे समाज का अहित करते रहे? आप देखिए कि जल एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हम अनावश्यक रूप से पेड़ों को काट रहे हैं, नए पेड़ पौधे हम लगाते नहीं हैं। हमने पहाड़ों को काट काट के अपने घरों को बनाने के लिए कंक्रीट इकट्ठा किया। जहाँ पूरे पहाड़ कभी एक समय में बहुत अच्छे तरीके से हमारे पर्यावरण के हितैषी थे, हमने उन्हीं पहाड़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जिन वनों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, हमने उन वनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। हम अपनी फर्टाइल लैंड को के ऊपर बहुत सारे उद्योग धंधे लगाने लगे हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के लिए हम अन्न कहाँ से पैदा करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम बार बार अगर इन चीज़ों पर डिबेट करें तो शायद हम एक सोल्यूशन की तरफ पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक आंकड़े के आधार पर अगर हम देखें तो आने वाले 40 सालों में पृथ्वी पर पेयजल की समस्या बहुत गंभीर रूप से होने वाली है, क्योंकि पेयजल लगभग समाप्त हो जाएगा। आज ही मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था तो मैं कह रहा था कि हमने मनरेगा और इस तरह की जो बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, उनको हम क्या करते हैं कि लोगों को लगा दिया गड्ढे खोदिए और बंद करिए। अगर हमने तालाब खोदे होते, अगर हमने झीलें बनाई होती, तो हम बरसात का पानी, वर्षा का जल उसमें इकट्ठा कर सकते थे, जिससे भौमजल स्तर भी बढ़ता और लोगों के पानी पीने के पानी की समस्या का भी समाधान होता। घर के रोज़मर्रा के काम करने के लिए जो पानी की समस्या है उसका भी समाधान होता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। बारिश का जितना पानी होता है वो बहकर नालों में, नदियों में चला जाता है और जाके समुद्र में मिल जाता है, यानी कि वो फिर से लवणीय जल में बदल जाता है। अगर हमने उस पानी को रोका होता और जो हमने योजनाएं रोजगार संबंधी चलाई हुई हैं मनरेगा जैसी, उसका अगर सही से इस्तेमाल किया होता तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं होती।
अब आपको अगर साल में 100 दिन किसी व्यक्ति को काम देना है तो आप उनसे गड्ढे खुदवाएंगे और बंद करवाइएगा, तो उससे कौन सा विकास हो जाएगा? हमें तालाब खोदने चाहिए, हमें पोखर बनाने चाहिए, हमें कुएं खोदने चाहिए, और जो पुरानी चीजें थी उनको फिर से साफ करके ठीक करना चाहिए। हम अगर परंपरागत नीतियों पे दोबारा से काम करना शुरू करें तो जल की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। बस हम क्या करते हैं कि फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें शेयर करने लगते हैं, और हमें लगता है कि बस हमने अपने कार्य की इतिश्री कर दी। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि हमें संवेदनशील होना चाहिए था, लेकिन हम संवेदनशील नहीं हो रहे हैं। नतीजा क्या है कि हम आज तो अपने जीवन को सुरक्षित कर रहे हैं, आज तो हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं? गड्ढा खोद रहे हैं। उस गड्ढे में वो लोग गिरेंगे, और जब उन लोगों को इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जब वो जल की समस्या से जूझ रहे होंगे, जब वो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे होंगे, तब वो हमें गालियां देंगे, कहेंगे कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए क्या किया। हर एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सहेज कर जाती है, हम तो नष्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या सहेज रहे हैं? तो हमें सोचना होगा दोस्तों, हमें विचार करना होगा, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर संसार दे सकते हैं, एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। मुझे अफसोस होता है, मुझे दुख होता है जब मैं पढ़े लिखे लोगों की जीवन पद्धति को, व्यवहार को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वास्तव में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें बार बार सोचना होगा। ये तो मैंने एक जल के विषय में आपको उदाहरण दिया। मैं देखता हूं कि हम सड़कों पे गाड़ियां चलाते हैं, अंधाधुंध गाड़ियां चलाते हैं, हम परवाह नहीं करते कि हमारी गाड़ी के नीचे कौन आएगा। ब्रेक लगाना जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, इंडिकेटर देना हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, स्लो स्पीड में चलना हमारी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, हेलमेट लगाना जैसे हमारा कोई कर्तव्य ही नहीं है। अगर हम ऐसे कर्तव्य विहीन होकर जिंदगी को जी रहे हैं तो माफ कीजिएगा, हम समाज को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत के अंदर जितनी मौतें एक्सीडेंटल होती हैं, उतनी मौतें कहीं भी नहीं होती हैं। बीमारियों से मरने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा संख्या दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट्स में मरने वाले लोगों की होती है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? जगह जगह सड़क पे गड्ढे होते हैं, सड़क परिवहन उस चीज पे ध्यान नहीं देता है, सड़क मंत्रालय उस चीज पे ध्यान नहीं देता है, सरकारें उस चीज पे ध्यान नहीं देती है। अरे भाई, आपने हमसे रोड टैक्स लिया है तो हमें अच्छी रोड तो दीजिए। मैं एक व्यक्ति के बारे में देख रहा था जिसके बेटे की मृत्यु हो गई एक गड्ढे में उसकी बाइक गिरने से। उस व्यक्ति ने अपने जीवन का ध्येय बना लिया कि मैं अपने शहर में गड्ढे नहीं रहने दूंगा। वो व्यक्ति जगह जगह से मिट्टी इकट्ठी करता है, कंक्रीट इकट्ठा करता है और गड्ढों में डाल देता है। लेकिन क्या वो केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य है? क्या हम सबका कर्तव्य नहीं है? मैं देखता हूं कि लोग जब अपने घरों में पानी का कनेक्शन दिल्ली में लेते हैं तो सड़क को खोदते हैं और कनेक्शन डालने के बाद उसको खुला छोड़ देते हैं, या सिर्फ वो मिट्टी उसके ऊपर ढक देते हैं। कुछ समय बाद वो मिट्टी निकल जाती है और वहां पे गड्ढे रह जाते हैं। क्या यही एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है? क्या यही एक संवेदनशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो इस तरह के काम करे? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें सोचना होगा, जिनके ऊपर हमें विचार करना होगा। तभी हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, तभी एक हम बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं। सिर्फ भारत माता की जय, जय श्री राम कहने से कल्याण नहीं होता। यही सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं है। अगर आपको सच्चा राष्ट्रवादी बनना है तो राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रति आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को आपको अपनी समस्याएं समझना पड़ेगा। अन्यथा तो हम सिर्फ मन से कह रहे हैं, सिर्फ हम दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। राष्ट्र का अर्थ सिर्फ सीमाओं से नहीं होता है, सिर्फ एलओसी से नहीं होता है। राष्ट्र का मतलब वहां पे रहने वाले लोग, उन लोगों का आचार व्यवहार, प्रकार, उनकी संस्कृति, सारी चीजें होती हैं। उन सब चीजों से जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम एक राष्ट्रवादी होने का कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी बातें हो सकती हैं और मैं कहता हूं कि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो मैं समझता हूं कि आज जो मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूं, जो बातचीत मैं आपके साथ कर रहा हूं, वो बातचीत भी दूर तलक जानी चाहिए।
आपके दिल को अगर मेरी बातें नहीं झकझोर पाएंगी तो मेरा फिर लिखना, पढ़ना, बोलना और आपसे रूबरू होना भी बेमानी हो जाएगा। तो मित्रों, आप सोचिएगा। मैंने आपका बहुत वक्त लिया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे सुना।